हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं NIOS DLED का कोर्स 504 का चैप्टर 4। इससे पहले जो है हम 504 के 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं विच इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चैप्टर 4 को स्टार्ट करने से पहले हम तीनों चैप्टर जो है अपने रिवाइज़ कर लेते हैं। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि मैथ्स जो है क्यों इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली जो मैथ्स एजुकेशन होती है वो क्या होती है, और एज अ टीचर हमें क्यों सीखना है कि हमें बच्चों को कैसे मैथ्स पढ़ानी है। और हमने ये पढ़ा था कि बच्चों को क्यों मैथ्स से इतना ज़्यादा डर होता है और सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट बच्चों को मैथ्स लगता है। बच्चे मैथ्स को फोबिया मानते हैं, बहुत ज़्यादा दूर भागते हैं। ठीक है, और उसमें हमने जो प्याजे से रिलेटेड स्टेजेस हैं, जो प्याजे की सारी स्टेजेस हैं, वो सारी हमने मैथ्स से रिलेटेड पढ़ी थी। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि मैथ्स को हम इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, मैथ्स बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है, और मैथ्स से जो है बच्चों को कैसे दूर करा जा सकता है। NCF 2005 ने मैथ्स के लिए क्या बोला है, जो हमारा करिकुलम है उसमें मैथ्स का क्या प्लेस है, वो सारी चीज़ें हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस करी थी। और जो थर्ड चैप्टर था, थर्ड चैप्टर में हमने बेसिकली जो मैथमेटिकल एजुकेशन के बारे में पढ़ा, जो मैथ की हम बच्चों को टीचिंग कैसे कराएं मैथ्स की, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि मतलब किन तरीक़ों से बच्चों को हम मैथ्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जैसे सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अदर सब्जेक्ट के साथ हम कोरिलेशन कैसे बिठाएं मैथ्स का। जैसे हम साइंस पढ़ रहे हैं तो उसमें भी मैथ्स है, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी मैथ्स है, साहित्य इवन हिंदी में भी काफ़ी सारी जगहों पर हम मैथ्स का यूज़ करते हैं। तो यानी मैथ्स जो है हमारी डेली लाइफ में है। ठीक है, ये हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। अब थर्ड चैप्टर में ये है कि हम बच्चों को मैथ्स को डेली लाइफ से रिलेट कैसे करें। तो उसमें 2-3 जो कॉन्सेप्ट दिए गए थे, उसमें आपको एग्जांपल दिए गए थे कि आप इसको डेली लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं। लाइक नंबर सिस्टम था, प्रॉफिट एंड लॉस था, इवन दशमलव भी मतलब डेसिमल भी था। तो ये सारी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में बच्चों के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए थे। और एक टीचर का भी एक प्रोसेस पूरा बताया गया था। और जो मैथमेटिकल डिस्कवरी है ना, वो बुक किसने लिखी है, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। यस, आपको अगर याद है लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मैथमेटिकल डिस्कवरी है, तो मैंने कहा था आप ज़रूर नाम याद ज़रूर रखना कि ये किसने लिखी है, क्योंकि लास्ट टाइम ये पेपर में आया था। तो अगर आपको नाम याद है तो आप कमेंट करके बताना कि मैथमेटिकल डिस्कवरी जो बुक है वो किसने लिखी है। ठीक है, तो अभी हम चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जो है अधिगमकर्ता एवं अधिगम केंद्रित विधि, लर्नर और जो लर्नर सेंटर मेथड्स हैं वो क्या है। तो अभी हम तो देखो ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाना है, मैथ्स को हमें बच्चों को अच्छे से कराना है, बच्चों को मैथ्स ना रहे, मैथ्स का फोबिया ना रहे, और सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट ख़राब आता है वो मैथ्स का आता है। तो एज अ टीचर हमें ट्राई करना है कि भाई बच्चों को मैथ्स से डर ना लगे। तो ऑब्वियसली तो अगर हम लर्नर की इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो जो हमारे मेथड्स होने वाले हैं ऑब्वियसली वो चाइल्ड सेंटर मेथड होने वाले हैं, लर्नर सेंटर मेथड्स होंगे जो हमने पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे जो आप मेथड पढ़ोगे ना वो आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो, बट आपने क्या करा हुआ है वो मतलब साइकोलॉजिकल बेस पढ़ाई कि मतलब ये चीज़ें क्या हैं, ये मेथड्स क्या है, इन मेथड्स में क्या होता है। पर आज जो हम पढ़ेंगे ना वो इन मेथड्स में हम मैथ्स को ध्यान में रख के पढ़ेंगे। आप जब भी इस चैप्टर को अभी पढ़ रहे हो, आप वीडियो शुरू कर रहे हो, तो आप अपने दिमाग में ना ये रखना कि हम सारी चीज़ें जो पर्सपेक्टिव है ना मैथ्स को लेकर के, कि हम मैथ्स सिखा रहे हैं बच्चों को, इस तरीके से मैथ्स कैसे सिखाएं। तो अगर ये चीज़ें दिमाग में रखोगे तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। और देखिए मैंने पहले भी बोला है कि अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो इससे ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपको ना ये सारा समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर की डिमांड क्या है, ये आपसे क्या चाह रहा है। नहीं, ये जो कोर्स है और हम एक कंपटीशन वाले लेवल की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इतने सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कट ऑफ हमारी 160 तक अप्रॉक्स जा रही है। तो इससे क्या होगा, देखिए ये जो वीडियो मैं आपको ऐसे बता रही हूँ ना, इससे सिर्फ आपको ना एक हल्का हल्का आइडिया होगा, सिर्फ एक हल्का सा कंटेंट मिल जाएगा कि हाँ भाई इस चैप्टर में ना आपको ये बोला गया है, ये बातें करी गई हैं। क्योंकि अगर इसको आप बिना किसी इस ऑडियो के भी या बिना इसके पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि भाई ये चैप्टर क्या है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पर इस वीडियो से आपको इतनी हेल्प मिल जाएगी कि जैसे मैंने आपको ये वीडियो करवाई, इसमें मैंने आपको बताया, तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा, अच्छा इस चैप्टर में ये है। फिर इसके बाद जब दोबारा पढ़ोगे, क्योंकि देखो एक बार में तो आएगा नहीं, फिर जब आप इसको दोबारा पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा अच्छा हमें ये पढ़ना है, इस चैप्टर में ये है। और जब आप इसको तीसरी बार पढ़ोगे जाके, तब आपको करीब 50-70% आपके दिमाग में बैठेगा कि अच्छा इस चैप्टर में ये है और वो एज अ टीचर हमसे ये डिमांड कर रहा है। तो एक ही बार नहीं करना है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अभी मेरी वीडियो से थ्रू आपको बस ये आइडिया हो जाएगा कि हम इस चैप्टर में ये कंटेंट है, इसको इस तरीके से तैयार करना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमारी पहले प्रस्तावना है, अधिगम उद्देश्य है,
फिर जो हमारी गणित अधिगम की शिक्षण पद्धति क्या है, इसमें आगमन एवं निगमन विधि पढ़ेंगे, विश्लेषण एवं संश्लेषण पढ़ेंगे, और प्रोजेक्ट मेथड पढ़ेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके लिए क्या है, ये अभिगमन क्या है, अभिगमन मतलब ये ना स्टेप्स हैं, एक तरीके से मॉडल दिए गए हैं कि हम मैथ्स को इस तरीके से भी पढ़ा सकते हैं। जैसे जब हम लर्निंग चैप्टर करते हैं साइकोलॉजी का, तो हमने पढ़ा अच्छा वाइगोत्स्की ने ये दिया है, थॉर्नडाइक ने हमको ये ट्रायल एंड एरर मेथड दिया है, स्किनर का ये है, वाइगोत्स्की का ये है, ये हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं ना। इस तरीके से वो क्या है, बच्चों को पढ़ाने की बेसिस पर है। लेकिन ये जो 4.3 पॉइंट दिख रहा है, इसमें आपको ये है कि बच्चों को मैथ्स कैसे पढ़ाना है, मैथ्स को किस तरीके से करवा सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है कि हम गणित अधिगम को चुनौतीपूर्ण कैसे बनाएं और संतोषजनक कैसे करें, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अभी प्रस्तावना है, इसमें बोला गया है कि आप कितने ही अच्छे टीचर क्यों ना हो, आपके पास कितने ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो, लेकिन प्राइमरी लेवल पर बच्चों को मैथ सिखाना कोई इजी नहीं है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश के जैसा करवाना, मतलब देखो हर सब्जेक्ट अपने आप में कराने में भैया सब में चैलेंज है। ठीक है, लेकिन भाई मैथ्स स्पेशली चुनौतीपूर्ण होता है। ठीक है, अभी ये क्यों है, ये लास्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि बच्चों में इसमें भावनाएं नहीं होती, भावनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता, नंबर्स होते हैं, XYZ नंबर हम इसमें करते हैं, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं और बच्चे इसमें भावनाएं नहीं है, कुछ अपनी फीलिंग्स व्यक्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम क्या है, मोस्टली सब टीचर्स के दिमाग में क्या होता है कि भाई मैथ्स तो बहुत टफ है, यही सोच के यही सेम फीलिंग जो है ना हम आने वाली जनरेशन पे डालते हैं कि भाई मैथ्स टफ है, मैथ्स टफ है। ठीक है, अब मैथ्स में क्या होता है, हम बच्चों पे क्या कोशिश करते हैं कि हम बच्चों की जो भी टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक के तो सारे क्वेश्चन करवा ही दें, भले हम बच्चों को एक्स्ट्रा कुछ करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, हम बच्चों को जो टेक्स्ट बुक में है ना वो सारी एक्सरसाइज है तो ज़रूर करवा दें। हम ये भी नहीं देख रहे कि बच्चों को भाई पहले का कितना पता है, बच्चों को उस चीज़ में इंटरेस्ट है भी या नहीं, बच्चों को उसकी नीड है या नहीं, बस हम क्या करना है, हमें सिलेबस करवाना है। अब भी देखो इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैथ्स का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है, बच्चों को सिखाने में टाइम लगता है, एक्सरसाइजें करने में, क्वेश्चन करने में टाइम लगता है। तो अभी मैथ्स में जैसे हिंदी इंग्लिश में हम बच्चों को थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करवा देते हैं, पोम रेसिटेशन हो गया, नाटक हो गया, रोल प्ले हो गया। अब मैथ्स में हम रोल प्ले कैसे करवाएं, ये भी तो टीचर्स के लिए चैलेंज है। पोम कैसे हर एक चैप्टर में बच्चों के इंक्लूड कर सकते हैं ना, मैथ्स इस वजह से भी बोरिंग लगता है बच्चों को भी और टीचर्स को भी, कैसे करवाएं। और इसके साथ ही जब सिलेबस इतना ज़्यादा है, सिलेबस ही नहीं पूरा होगा तो हम बच्चों की प्रीवियस ईयर नॉलेज भी नहीं लेते, बच्चों की प्रॉब्लम भी नहीं देते, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको डायग्नोज भी नहीं करते, फिर उसका निदान तो हम क्या ही करेंगे, है ना, उसको कैसे उसकी रेमेडियल देंगे, तो नहीं हो सकता है ना ये चीज़ें। अब प्रस्तावना में आपसे यही बोला हुआ है कि हम बच्चों को ज़्यादा रटने पे जोर देते हैं, हम ये भी नहीं देखते कि बच्चों को हम क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों का हमने पूर्व ज्ञान ठीक से लिया ही नहीं लिया, बट हम कैसे ले लें। अब टीचर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वहाँ पे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, इस प्रकार का रटन गणितीय अवधारणा की समझ को केवल कठिन ही नहीं बनाता बल्कि कठिन गणित में भय उत्पन्न करता है, जो आगे चलकर गणित सीखने में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, विद्यालय के सभी विषयों में गणित विषय सबसे अधिक व्यवस्थित और सबसे अधिक संगठित संरचना है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि जो बच्चों के प्राइमरी लेवल पर ये यहाँ पर अपने बात कर रहे हैं सिलेबस की, जो प्राइमरी लेवल पर आपकी जो सिलेबस है वो क्या है, मूर्त वास्तविक जीवन से लेकर रिलेट की गई है। अगर आप NCERT देखोगे तो काफ़ी सारे आपको उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी बेसिकली, जैसे जो मैंने बोली रोल प्ले वो भी है, दुकानें लगवाना बच्चों से, काफ़ी सारी चीज़ें करा सकते हैं। और NCERT में आपने देखा होगा कि नीचे चैप्टर के सबसे नीचे या पेज पर आपको लिखा होता है नोट फॉर टीचर्स, तो वहाँ पे टीचर्स को सजेशन दिया जाता है कि आप इस चैप्टर को बच्चों को ऐसे करवा सकते हैं, मतलब हर एक चैप्टर में टीचर्स को सजेशन दिया हुआ है। अभी मुझे नहीं पता टीचर उन सजेशन को कितना यूज़ करते हैं, कितना पढ़ते हैं, बट हाँ एक आपसे उन चीज़ों से आइडिया मिल जाता है कि हमें चैप्टर को ऐसे पढ़ाना है। तो ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ चैप्टर बच्चों पे या टीचर पे थोप दी गई है कि आपको ऐसे ही इसी तरीके से कराना है, लेकिन फिर भी मैथ्स के सिलेबस में टीचर्स के साथ साथ बच्चों के साथ मतलब बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, यदि हम ये जानते हैं कि गणितीय अधिगम की अवधारणा को दैनिक जीवन के उपयोग के साथ कैसे जोड़ा जाता है और विद्यार्थी के अनुभवों के संदर्भ में उसकी इन योग्यताओं, तार्किकता, विश्लेषण करना और निष्क्रिय निकालने की प्रक्रिया कर पाते हैं, तब गणित अधिगम बच्चे के लिए ज़्यादा अर्थपूर्ण, प्रासंगिक और रुचिकर होगा। इस योग्यता को प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से गणित के शिक्षक एवं अधिगम के लिए एक अध्यापक को अनेकों विधियों की ज़रूरत होती है। तो आज हम वही विधियाँ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स यही है कि हम सारे मेथड्स पहचान जाएंगे, उनको एनालाइज कर पाएंगे, क्लास में अप्लाई कर पाएंगे, अच्छे से बच्चों को चैलेंजेस दे पाएंगे और उनको यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं कि गणित अधिगम एवं शिक्षण के लिए विधियाँ। तो इसमें आपकी पहली विधि है आगमन निगमन विधि।
ठीक है। तो आगमन विधि आपने पहले नो डाउट आपने पढ़ा होगा, तो इसमें जो थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है मैं फिर भी पढ़ देती हूँ, क्योंकि अगर एज इट इज़ पेपर में आ गई तो आप उसको लगा पाओगे कौन सी विधि है। बाकी मैं इसको ईजिली में भी समझाऊंगी। आगमन तार्किकता का एक रूप है जिसमें विशिष्ट उद्देश्य या विशिष्ट प्रविधि के अध्ययन से एक सामान्य नियम या सिद्धांत की व्युत्पत्ति की जाती है। आगमन क्या है? एक रीजनिंग का एक रूप है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्टिव को लेकर के एक सामान्य नियम या सिद्धांत की व्युत्पत्ति की जाती है। मतलब उस नियम तक, उस समझ लो वो नियम बनाया जाता है, उस नियम तक बच्चों को पहुंचाया जाता है। आगमन तर्कों पर आधारित है, जैसा यदि कोई चीज़ विशेष स्थिति में सत्य है और आगे की स्थितियों में भी पर्याप्त संख्या में तार्किक रूप से सत्य है, तब ऐसी सभी स्थितियों में सत्य है। ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए एक आपके पास ऑरेंज है, आप बच्चों के सामने एक ऑरेंज लेके आए, तो ऑरेंज क्या है? ऑरेंज कलर का होता है, संतरी है। फिर आप दूसरा ऑरेंज लाए, तीसरा ऑरेंज लाए, चौथा ऑरेंज लाए, तो सारे जो ऑरेंज है वो ऑरेंज कलर के हैं। तो इससे एक नियम क्या हो गया? जो ऑरेंजेस होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं। ठीक है। हालांकि अब ग्रीन वो मौसमी वगैरह आप यहाँ पे कोई उसका लॉजिक नहीं बनेगा, बट अगर हम ऑरेंज बच्चों को बता रहे हैं तो ऑरेंज क्या है इसमें कि ये ऑरेंज कलर का होता है। लेट सपोज आप सेब लाए हो, अब आपको बताना है सेब के अंदर बीज होते हैं, तो आप एक सेब लाए, फिर दूसरा सेब लाए, तीसरा सेब लाए, आप देख रहे हो हर सेब के अंदर बीज निकल रहे हैं। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? एक नियम की संरचना हो गई कि भाई सेबों के अंदर बीज होते हैं, यानी अब इससे एक नियम बन गया और इसका एक जनरलाइजेशन हो गया कि ये हर जगह होता है कि सेबों के अंदर बीज होते हैं। तो आपको डायरेक्ट बच्चों को नहीं बताना कि हर सेब के अंदर बीज होते हैं। आप पहले एक सेब लाओगे, फिर 2 सेब लाओगे, फिर 3 सेब लाओगे। बच्चे उसको एनालाइज करेंगे, बच्चे उसको ऑब्जर्व करेंगे कि हाँ भाई सेबों के अंदर बीज है, हर सेब के अंदर बीज है, तो यानी एक जनरली नियम बन गया कि हर सेब के अंदर बीज होता है। ठीक है। तो ये आपका एक हो गया। ये होती है आगमन विधि की डायरेक्ट नहीं बच्चों को बताया जाता, धीरे धीरे चीज़ें लाती है, एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उनके बीच रिलेशन करा जाता है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करा जाता है। फिर जब एक चीज़ें सब पे ही अप्लाई होने लगती हैं, उसका सामान्यकरण कर दिया जाता है और तब ये बोल दिया जाता है कि ये एक नियम है। ये होती है हमारी आगमन विधि। ठीक है। इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ये सब पढ़ा होगा ना आपने। अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ देखिए, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 20, 49। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि विषम संख्याएं हैं, तो जो उनके स्क्वायर आ रहे हैं वो भी विषम आ रहे हैं। अब देख रहे हो ना ऑड नंबर आ रहे हैं सबके, मतलब ऑड नंबर के जो स्क्वायर आ रहे हैं वो ऑड आ रहे हैं। तो अब यहाँ से एक नियम बन गया कि जितने भी ऑड नंबर्स होते हैं उनका स्क्वायर भी ऑड होते हैं। सेम यहाँ पे इवन नंबर का है कि इवन नंबर के स्क्वायर इवन होते हैं, सिंपल। अब यहाँ पे देखिए 1 + 1 2, 1 + 3 4, एक नंबर बढ़ाते जाओगे तो अगला वो नंबर आता जाएगा। यानी कि जब आप 2 ऑड नंबर को प्लस करोगे, यहाँ पे एक नियम ये है कि जब आप 2 ऑड नंबर को प्लस करोगे तो इवन आता है। ठीक है। अभी तो हम ये नियम पढ़ लेते हैं। अच्छा 6th क्लास में जब आओगे, आपने एनसीईआरटी देखी होगी, आपको ये नियम लिख के बना दिया जाता है कि दो सम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होती है, 2 विषम संख्याओं का योगफल सदैव सम संख्या होती है। नियम बना दिए, पर ये बने कैसे? ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत किए गए और जब ये हर एक चीज़ पर हुए तो यानी एक जनरलाइजेशन हो गया। ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट का आपको दिया हुआ है। अब है नेक्स्ट निगमन विधि। अब निगमन विधि क्या है? देखिए, वो जो आगमन विधि थी हमने जो पढ़ी है वो होती है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, क्योंकि पहले हम विशिष्ट चीज़ें बता रहे हैं फिर हम उसका जनरलाइजेशन कर रहे हैं ना। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सीटेट में ज़रूर पूछा जाता है, सीटेट में आता है ये कि सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि की विशेषता है या विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई बात नहीं, इस टाइम पे पेपर में इतना स्ट्रेस रहता है, इतनी सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन हम इसको कैसे याद करेंगे। देखिए आगमन विधि में क्या होता है, एंड में जा कर के जनरलाइजेशन हो जाता है, एक सामान्यीकरण हो जाता है एंड में सबके लिए। तो यानी उसमें सामान्य क्या आएगा? एंड में आएगा, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर, वो हमारा हो गया है आगमन विधि। और निगमन विधि इससे अपोजिट है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य यानी कि एक हमने बच्चे को, अब ये बिल्कुल उसकी अपोजिट है, उसमें हम क्या कह रहे हैं, पहले बच्चे को हम विशिष्ट से सामान्य की ओर ले जा रहे हैं। तो जो विशिष्ट था, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ला रहे हैं, फिर हम उसका जनरलाइजेशन कर रहे हैं। इसमें हमने क्या करा, बच्चों को जनरलाइजेशन वाला पहले ही बता दिया, पहले ही बच्चे के सामने एग्जाम्पल प्रस्तुत कर दिया, पहले ही बच्चे को नियम बता दिया, और फिर हम अलग विशिष्ट तरीके के अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझा रहे हैं। ठीक है। अब वो होता है मूर्त से अमूर्त की ओर, क्योंकि आप संतरे लाए, सेब लाए, वहाँ पे आपको सिखाया, तो वो मूर्त से अमूर्त हुआ ना, तब हम बच्चे ने हर एक सेब पर वो जनरलाइजेशन कर दिया। इसमें होता है अमूर्त से मूर्त की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1 नंबर भी बहुत प्रीशियस होता है। तो जिस विधि में क्या है, बच्चा सामान्य से विशिष्ट की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर करता है। ठीक है। इसमें बच्चे को पहले ही सिद्धांत या सूत्र बता दिया जाता है और 1-2 एग्जाम्पल देने के बाद टीचर बच्चों से एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे आप इसको सॉल्व करो।
ठीक है, ख़त्म। जैसे कि जनरली जो मैथ्स पढ़ाने का स्पेशली 6 to 8 का जो तरीका होता है टीचर्स का, वो निगमन विधि का ही यूज़ करते हैं कि वो अपनी एक्सरसाइज में से आपको नियम बता देंगे, फॉर्मूला बता देंगे कि भाई ये a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। अब मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, अब आप एक क्वेश्चन करके दिखा दिया, अब आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करो। हालांकि अगर आप एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से एनालाइज करोगे ना, हर एक क्वेश्चन दूसरे से अलग है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट दे रखा है, फिर भी टीचर जो है बच्चों को जनरलाइजेशन करके उसके ऊपर छोड़ देता है। अब वॉल्यूम निकालना है, बेलन का वॉल्यूम मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला πr² h, बच्चों को बता दिया, आप करो। जबकि एनसीईआरटी में हर क्वेश्चन किसी में वॉल्यूम निकालना है, किसी में आर निकालना है, किसी में एच निकालना है, किसी में हाइट निकालनी होती है, और भी तरीके से रिलेटेड है। बेलन के साथ साथ शंकु भी लगा दिया, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए। तो अब आप बच्चों से क्या करोगे, बता दो। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। ठीक है, प्राइमरी टीचर /100 होता है। बच्चों को बता दिया, एक बता दिया आपने, अब बच्चों को बोलोगे इसको सॉल्व करो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सामान्य नियम से विशिष्ट की ओर। पहले इसमें हमने सामान्य करा, फिर हम विशिष्ट की ओर गए हैं, अमूर्त नियम से स्थूल की ओर। अब इसके क्या होते हैं, इसके कुछ स्टेप है। समस्या को सही ढंग से पहचान करना, फिर उसकी हाइपोथेसिस खोजना, फिर उसको सूत्र बनाना। सूत्र पता चल गया तो भाई अपनी समस्या को हल कर लो, सॉल्व कर लो, और अगर सॉल्यूशन निकल गया तो पीछे एनसीईआरटी में आंसर देख लो, परिणाम की जांच कर लो। तो बहुत सिंपल 5 स्टेप हैं इस विधि के, यही सेम उसके लिए भी है। समस्या की सही ढंग से पहचान करो, हाइपोथेसिस बनाओ, सूत्र निकालो, आंसर सॉल्व करो और पीछे से आंसर देख लो। ठीक है, तो ये 2 मेथड हमारी इस तरीके के हैं। फिर होता है हमारा विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक विधि। विश्लेषणात्मक, ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, हमें समस्या नहीं पता या जो हमारी प्रॉब्लम है, इसको ना टुकड़े में डिवाइड कर देते हैं। टुकड़े में डिवाइड करते हैं और उसको अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। फिर देखते हैं कि भाई हमें चाहिए क्या, और जो हमें चाहिए होता है हम उसकी तरफ करने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें चाहिए क्या, उसके लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे हम उस तरीके से जानते हैं। और संश्लेषणात्मक विधि क्या होती है, बिल्कुल इसके अपोजिट होती है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल दे देते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि A सत्य है इसलिए B सत्य है, अतः C सत्य है। मतलब जैसे आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा ना, A = B, B = C, सो A = C। मतलब A की हाइट B के बराबर है, B की हाइट C के बराबर है, तो A और C की हाइट तो ऑटोमेटिकली बराबर हो गई ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हमें ये पता है कि A जो है वो ट्रू है, लेकिन हमें C नहीं पता कि C भाई सच है या नहीं। तो हमें उसको डिफाइन करना है कि भाई C कैसे है। जैसे A ट्रू है, B ट्रू है, C ट्रू है, लेकिन C कैसे ट्रू है। तो हम A से लेकर C तक जो जाएंगे ना, ये जो पूरा प्रोसेस है यही संश्लेषण है। ठीक है, यही संश्लेषण है। लेकिन अन्य तरीके से कभी कभी विद्यार्थी अज्ञात से ज्ञात की ओर अनुसरण करते हैं। ठीक है, जैसे C सत्य है, B सत्य है, इसलिए B सत्य है तो A सत्य है, मतलब हम इसका अपोजिट आ रहे हैं। ये हमारी विश्लेषणात्मक विधि कहलाती है। C से लेकर A की प्रक्रिया का पालन करना ये विश्लेषणात्मक विधि हमें कहलाती है। ठीक है, मतलब देखिए ये बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज करते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। विश्लेषणात्मक में क्या होता है कि हम ना अननोन से नोन की तरफ जाते हैं। जो चीज़ें हमें नहीं पता उसकी तरफ हम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी चीज़ें हमें दी हुई हैं उसको पार्ट में डिवाइड करके इधर उधर करके हमको इसको करना है। और संश्लेषण में हमें सारी चीज़ें पता है, सारे स्टेप पता है, उसको उल्टा फॉलो करते हुए हमें बस आंसर तक आना है, ऐसा। विश्लेषणात्मक विधि में हम अज्ञात समस्या को आसान भागों में विभाजित करते हैं और तब देखते हैं कि इन्हें कैसे हल प्राप्त करके पुनः संयोजित कर सकते हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं कि हमें प्राप्त क्या करना है, तब हम नेक्स्ट जो स्टेप होता है हमारा उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, अब ये विश्लेषणात्मक विधि की प्रकृति जो नेचर है वो कैसा होता है, परिकल्पना की ओर अग्रसित होती है। ऑब्वियसली हमें हाइपोथेसिस करने पड़ेंगे क्योंकि हमें आंसर नहीं पता। ये विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। जैसे कि जो हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं ना, कि ये बराबर ये सिद्ध कीजिए वाले आप बोल सकते हो विश्लेषणात्मक विधि में। और जो टिग्नोमेट्री, जैसे जो हम ऐसे टाइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा 10th क्लास का जो चैप्टर है हमें फाइंड आउट करने होते हैं, सारा विश्लेषणात्मक विधि में है। क्योंकि हमें नहीं पता हाउ टू सॉल्व बट वी हैव टू सॉल्व। तो हम कभी क्या करते हैं, कभी कहीं को साइन से नीचे डिवाइड कर देते हैं, कभी कॉस को डिवाइड कर देते हैं, और इस तरीके से हम आंसर तक पहुँचते हैं। देखिए A/B = C/D हमें सिद्ध करना है। ये दिया हुआ है हमें, मतलब A/B = C/D हमें दे रखा है और हमें सिद्ध करना है AC - 2B² by B = C² - 2BD/D। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये ट्रू है, ये देखो ये चीज़ हमें पता है कि ये सत्य है, लेकिन अब हमें सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको स्टेप दिए गए हैं और यही सारे स्टेप जो होते हैं हमारे विश्लेषणात्मक होते हैं। अब संश्लेषण के लिए देखिए क्या होता है, ये किसी समस्या का हल उपलब्ध कराती है। संश्लेषण विधि
में क्या ज्ञात है और प्रदान करने के लिए कि क्या आवश्यक है, इससे शुरुआत की जाती है। जो हमें दे रखा है, संश्लेषण करने से तात्पर्य उन चीज़ों को एक साथ रखने से जो दूर दूर करना है। विश्लेषण में हम खुद ही दूर करते हैं, संश्लेषण ऑब्वियसली इससे अपोजिट होगी, इसमें हम पास पास करते हैं। इसकी शुरुआत उपलब्धियाँ ज्ञात आंकड़ों से की जाती है और उसको हर तरीके से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि जो हमें लास्ट एग्जाम्पल दिया गया था, हमें उसी से हम सॉल्व करते हैं। A/B = C/D, ये हमें दे रखा है। अब हम मेन इसी से यही करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करा हमने, AD = BC करा, और जो भी था हमने C को गुणा करा। जो भी हम करते हैं सारे स्टेप होते हैं इस तरीके से हमने संश्लेषण कर दिया। ठीक है, तो ये होती है हमारी संश्लेषणात्मक विधि। अब नेक्स्ट है हमारी परियोजना विधि। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड, इससे तो हम सब कुछ जानते हैं। हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत अच्छे होते हैं। आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलेंगे कि जो हमारी डेली लाइफ की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी होती है ना, वो नहीं सॉल्व कर पाते। जैसे हर बच्चा दुकान पे जाता है, दुकान पे चीज़ खरीदता है, सामान खरीदता है, लेकिन अगर आप उसको मोल भाव करने के लिए बोलोगे कि आप दुकान पे गए, आपने इतने का कुरकुरे लिया, इतना चिप्स का पैकेट लिया, आपने ऐसे करा तो कितने रुपए बचेंगे, या आप इसका 5 गुना थोड़ा प्रॉब्लम को टफ करना है तो 5 गुना सामान खरीदा, तो आप कैसे करोगे, तो वो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। तो अभी क्या है, देखिए, स्टूडेंट पाठ्यपुस्तक में लाभ और हानि पर आधारित समस्याओं के हल से परिचित होते हैं, लेकिन इसी ज्ञान को बाजार में लेन देन करते समय ये वो असफल हो जाते हैं, वो नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन इसका रीज़न क्या होता है, इसका रीज़न है कि जो मैथ्स उनको क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना, वो मैथ्स पढ़ाने का तरीका सही नहीं है। स्टूडेंट्स को दिन के अनेक घंटे विषयों की पाठ्यपुस्तकों को दैनिक जीवन में उनके मूल्यों को समझने की अपेक्षा सीखने एवं रटने पर व्यतीत कराया जाता है। मतलब हम बच्चों को नहीं बताते कि इसकी डेली लाइफ में आपके लिए क्या यूज़ है, आपको हम क्यों सिखा रहे हैं, नहीं, हम बस बच्चों को सिखाने और रटने पर जोर देते हैं कि बेसिकली हमें तो सिलेबस पूरा कराना है और बच्चों को रटने पर जोर देते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, जो एक मैथ्स है, बच्चों ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे उसको डेली लाइफ से रिलेट करें, ऐसा उनको प्रोवाइड कराएं कि बच्चा उसको डेली लाइफ से रिलेट करे, उसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करे और उसको खुद का अपना एक्सपीरियंस मिले। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को परियोजना आधारित मेथड कर सकते हैं, मतलब बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि बच्चा खुद से सीखता है, बच्चा खुद से चीज़ें करता है, बच्चा खुद से इनिशिएटिव लेकर के करता है। तो अब जब बच्चे का खुद का एक्सपीरियंस इसमें इंक्लूड होगा तो ऑब्वियसली हर बच्चा पहले से बेहतर सीखेगा। ठीक है, अब ये जो आपका प्रोजेक्ट होता है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो ग्रुप भी हो सकता है। कि मान लीजिए आपने दे दिया कि आप सब्जी वाले का मंथली का बिल बनाओ, तो बच्चा डेली जाएगा सब्जी वाले के पास, पूछेगा आपकी कितने की बिक्री होती है, कौन सी सब्जी कितने रुपए किलो है, कितना बिक जाता है, क्या हिसाब रहेगा। बच्चे पर्सनली जाके उनसे बात भी करेंगे सो दैट वो अपनी कम्युनिटी में घुल मिल रहे हैं। बच्चे सब्जी वाले से बात करेंगे, उनके जो हेल्पर है उनके बारे में पता चलेगा, बच्चे पैसों का हिसाब रखेंगे, बच्चे बिल बनाना सीखेंगे। तो इस तरीके का प्रोजेक्ट जो है हम बच्चों को देते भी हैं क्लास में करने के लिए। अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे होंगे तो हाँ, ये चीज़ें बच्चों को दी जा रही हैं, तो बहुत अच्छा मेथड रहता है ये। तो इनके जो है 6 स्टेप रहते हैं। पहला क्या होता है, परिस्थिति प्रदान करना। आप देखोगे कि भाई बच्चों को किस तरीके से परिस्थिति, मतलब क्या देना है, प्रोजेक्ट आपको किस चीज़ का देना है, सब्जी वाले का देना है, या अपने क्लास के हर बच्चे की हाइट नापनी है, या आपके पूरे स्कूल में पंखों की संख्या कितनी है, मतलब प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है, तो वो आप चूज़ करोगे। तो प्रोजेक्ट जो होगा वही है, पहला परिस्थिति प्रदान करना, फिर होगा चुनाव करना है, प्रस्तावित करना, बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत करना, ऐसे ऐसे करना है, ये करोगे, इतना के ग्रुप होगा, ऐसे करना है। परियोजना की योजना बनाना, कैसी परियोजना बनेगी, क्या करना है आपको, किस तरीके से इसको फुलफिल करना है। बच्चे भी कर सकते हैं और ये आप भी। फिर होता है परियोजना को कार्यान्वित करना, जो आपने सोचा है उसको करना, उसके बाद उसका वैल्यूएशन करना कि भाई जैसा सोचा था वैसा हुआ है या नहीं, हमें रिजल्ट मिला है या नहीं, रिजल्ट उससे ख़राब है या रिजल्ट उससे अच्छा है। फिर लास्ट है परियोजना का अभिलेख करना, उसका रिकॉर्ड रखना कि भाई परियोजना कराए तो उसका रिकॉर्ड रखेंगे। जैसे कि इसमें आपको दिया हुआ है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए आप क्या प्रोजेक्ट दे सकते हो, विद्यालय के सहकारी बैंक में भ्रमण। ठीक है, एक फील्ड ट्रिप हो सकती है बैंक की, विद्यालय का बगीचा तैयार करना। नेक्स्ट है समस्या समाधान एवं समस्या प्रस्तुतिकरण विधि। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो मेथड है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। तो ये टोटली ऐसा फोकस करता है कि बच्चों के सामने ऐसी प्रॉब्लम्स जो है डेवलप की जाए, बच्चों के सामने ऐसी प्रॉब्लम बनाई जाए कि बच्चा खुद ब खुद उन सारी चीज़ों की व्याख्या करके या उनका ऑर्गेनाइजेशन करके सारी चीज़ों का ढूंढ करके बच्चा खुद उसका आंसर निकाल सके। अगर आप अभी कहीं टीचर है या इवन आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाते हो, तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर सेट करते होगे तो आपको बोला जाता होगा कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन दो,
दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन दो। तो उससे क्या मतलब है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है कि बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम दी जाए जिससे बच्चा डेली लाइफ से अपना रिलेट कर सके, और ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसका हल जो है बच्चों को निकालना है। ठीक है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस ना देके बच्चों के सामने प्रॉब्लम रखी जाए और बच्चा उसमें किसी भी तरीके से उसके आंसर तक ढूंढे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 10th क्लास का चैप्टर है, एक थर्ड चैप्टर, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो वेरिएबल जिसमें हम यूज़ करते हैं एक्स वाई। तो उसमें हम किसी भी इक्वेशन को 3 मेथडों से सॉल्व करना हमें स्कूल बताया गया है हमारी बुक में। इवन नहीं बल्कि 4 मेथड है, जिसमें आर्य सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है ना, विलोपन विधि है। तो एक ही, अगर हम इन तीनों विधियों का यूज़ करते हैं और एक ही आंसर को निकालते हैं तो तीनों विधियों से सेम आंसर आता है। तो ये क्या होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं और काफ़ी सारे तरीके होते भी हैं। ठीक है, तो हम बच्चे का नहीं, जिस तरीके से हमने बच्चे को कराया है, हम बच्चे से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा उसी तरीके से करेगा और हमें उसको ठीक करना होगा। ठीक है, तो ये जो क्या होता है, ये चीज़ें होती है सेकेंडरी में कि एक ही क्वेश्चन को करने के काफ़ी सारे तरीके होते हैं। लेकिन अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे प्राइमरी से, छोटे बच्चों से, तो अभी इसमें क्या होता है कि बच्चों का जो माइंड है उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता कि वो एक एक्सपेक्ट को हर तरीके से सोच सके। अगर हम बच्चे को बोल रहे हैं ना 2 + 3 5 होता है, तो बच्चा उस टाइम पे ये नहीं सोच सकता कि 3 + 2 5 होता है। बट यही जो है अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, यही चीज़ें जो है बच्चों के अंदर हमें डेवलप करनी है कि अगर 2 + 3 = 5 है तो 3 + 2 = भी 5 होगा, क्योंकि बच्चे उस टाइम पर नहीं सोच पाते हैं। तो हमें यही चीज़ें करनी है और ये किसके थ्रू करनी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसलिए समस्या समाधान विधि एक ऐसी विधि है जिसमें एकत्रीकरण, संगठन, विश्लेषण, सूचनाओं की व्याख्या करने का कौशल, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, किसी समस्या का हल कम से कम प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर हल करने का एक ही रास्ता होता है। ठीक है, लेकिन किसी समस्या के हल तक पहुंचने के काफ़ी सारे रास्ते होते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको आप एक तरीके से देख सकते हो, हमने 2nd क्लास के बच्चे लिए, उनको हमने बोला है कि 75 + 29 को सॉल्व करो। तो बच्चे क्या करेंगे, 75 + 29 को प्लस करके लाएंगे ना, 104 डायरेक्ट मेथड हो गया। लेकिन इसमें देखिए कि इसमें बाकी सारे 2nd, 3rd, 4th कितने सारे तरीक़ों से सॉल्व किया हुआ है। लेकिन यही सेम चीज़ हम 2nd क्लास के बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे इनको अलग अलग तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, एक तो बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे दे कैन बी, बट जो बाकी सारे बच्चे हैं उनका माइंड इस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ है कि वो ये चीज़ें कर पाएँ। तो क्या हम बच्चों को ऐसे ही छोड़ देंगे या बच्चे उस तरीके से आगे नहीं बढ़ेंगे? तो इसका आंसर है नहीं, ये चीज़ें ना हमें करनी है। एज अ टीचर हम इस तरीके से देखेंगे कि हम एक प्रॉब्लम को कितनी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम बच्चों को करके दिखाएंगे कि एक प्रॉब्लम को इससे भी ज़्यादा तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। अब जैसे इन्होंने 2nd दे रखा है, इन्होंने ब्रैकेट का यूज़ कर रखा है, तो अकॉर्डिंग टू NCERT हम जो बच्चों को ब्रैकेट इंट्रोड्यूस करते हैं वो 6th क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो हम 2nd क्लास के बच्चों को कैसे दिखा सकते हैं ना। तो ये कुछ चीज़ें भी हैं जो एज अ टीचर आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी जो तरीका है वो बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, हम किसी भी तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं। ये बस बच्चे सीखना चाहें और जो टीचर है थोड़ा सा मोटिवेटेड हो, बच्चों को सिखाए, डेली लाइफ से बच्चों को रिलेट करे, और ये भी बताए कि सिर्फ एक आंसर के लिए एक ही तरीका नहीं होता, काफ़ी सारे तरीक़ों से उस आंसर को हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके कुछ चरण होते हैं कि पहला क्या होता है, समस्या की पहचान करना, कि बच्चा सबसे पहले तो समस्या पहचान पाए कि प्रॉब्लम क्या है, फिर समस्या को परिभाषित कर पाए कि बच्चा अपने शब्दों में बता पाए कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, फिर होता है उपयोगी सूचनाओं का एकत्रीकरण। उपयोगी सूचनाओं का एकत्रीकरण कि मतलब मान लीजिए आपने बच्चों को कुछ चीज़ दी है करने के लिए, तो बच्चा प्रॉब्लम बता पाएगा और प्रॉब्लम के लिए उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए ये सब उसे पता होना चाहिए। फिर इसके बाद है अस्थायी परिकल्पना का निर्माण करना, जो हाइपोथेसिस हम बनाते हैं उसका बच्चा निर्माण करेगा। कि जैसे कि मान लीजिए आपसे बोला हुआ है कि एक शंकु को घनाभ में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो कितने घनाभ बनेंगे, तो इसके लिए बच्चे को पता होना चाहिए। तो बच्चा हाइपोथेसिस बनाएगा कि हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, जब चेंज कर देते हैं तो आयतन लगता है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, नंबर ऑफ घनाभ उसको लेने पड़ेंगे, इस तरीके से होता है। फिर परिकल्पना की जांच करना, जब एक बार बच्चे ने परिकल्पना बनाई तो वो आगे जाके चेक करेगा कि जो उसका आंसर आया है वो ठीक है या नहीं, जो उसने सोचा था वैसा हुआ है या नहीं। तो ये इसका होता है 5th स्टेप। इसके बाद है भौतिक परिरूपों की संरचना करना, जो भी चीज़ें आई होती हैं फिर वो देखना है कि कैसे आया है, क्या प्रॉब्लम रह गई, और एंड में परिणाम की जांच करना कि अगर आपका आंसर सही आया है, सही चीज़ें आपने करी हैं, तो आप उस मेथड का आगे की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। समस्या निर्माण विधि, समस्या निर्माण घनिष्ठ रूप से समस्या समाधान विधि से संबंधित है।
कि किसी दी गई समस्या की जांच पड़ताल करने के लिए समस्या निर्माण विधि में नई समस्याओं का सृजन करना और प्रश्न करना शामिल है। इसके अतिरिक्त समस्या को हल करते समय इससे संबंधित समस्याओं का पुनर्निर्माण करना शामिल है। मतलब कि मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन करने के लिए दे दिया, लेट्स सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया, तो बच्चे बताएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बच्चे उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आपने पूछ लिया a b क्या है, तो बच्चे बताएंगे a is to b। मतलब प्रॉब्लम के अंदर ही आप प्रॉब्लम निकाल रहे हो कि दोबारा उसमें से बच्चों से क्वेश्चन कर रहे हो या दोबारा से प्रॉब्लम कर रहे हो कि बच्चे इसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको दे दिया एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 4:5 = 20। ठीक है, अब क्या है, इसको ढंग से अवलोकन करना है कि क्या है ये चीज़। तो यहाँ पे दो गुणक है, दो गुणक यानी 4 और 5। दो गुणकों की क्रमिक प्राकृतिक संख्याएं हैं, मतलब 4:5 लगातार दो संख्याएं हैं। एक सम है, एक विषम है, एक 2 का गुणन है, दूसरा 5 का गुणज है, और एक संख्या, मतलब इसी तरीके से क्या हो रहा है, हम उसके बारे में थोड़ा सा अवलोकन कर रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं। अब इसी के बारे में थोड़ी सी आपसे विस्तार से चर्चा की गई है कि एक ही प्रॉब्लम से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आपको दे दिया गया है या एक प्रॉब्लम आपको दी गई है, तो आप एक ही क्वेश्चन से, एक ही प्रॉब्लम से कितनी सारी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, जब हम एक सम संख्या की गुणा विषम संख्या से करते हैं तो क्या हमेशा गुणनफल सम संख्या प्राप्त होती है? तो अभी हम बच्चों को डायरेक्ट थोड़ी बोलेंगे, बच्चों को बोलेंगे करो। बच्चों को हमने समझा दिया। अब बच्चे क्या है, बहुत सारी संख्याएं लेंगे, सम और विषम लेंगे, बार बार उसको करेंगे। बार बार करने के बाद जब वो देखेंगे कि हाँ सबका आंसर सम आ रहा है, तब बच्चे एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जब सम संख्या की गुणा विषम संख्या से करते हैं तो हमेशा सम ही प्राप्त होता है। चाहे तो आप लोग भी करके देख सकते हैं, 6:5 30, 6:7 42। तो ये सारी चीज़ें बच्चे खुद कर करके देखेंगे, हमने प्रॉब्लम दे दी है। फिर इसलिए देखिए, क्या हम गुणज 2 और 5 से लगातार गुणा करते हैं तो कौन सा स्वरूप देखते हैं? तो इसका आंसर ये होगा कि जब भी ऐसी चीज़ आती है तो उसके लास्ट में 0 आता है ना। ये तो आई होप आपको पता ही होगा। 5 का गुणज और 2 गुणज है अगर एक भी आंसर में, तो उसका आंसर हमेशा लास्ट में 0 आता है। तो बेसिकली इसको आप अच्छे से पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि एक ही प्रॉब्लम से कितनी सारी प्रॉब्लम हम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें पूछा है कि भाई बताया है हमें कि अधिगम में समस्या निर्माण के क्या फ़ायदे होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अवलोकन करते हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। बच्चे को जो चीज़ें नहीं पता वो भी पता चलती हैं। बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मोटिवेट करता है कि बच्चे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सोचें। बच्चों को ऐसे क्वेश्चन ढूंढने में मदद होती है कि भाई ये जो चीज़ें हैं वो हमारी मैथ से रिलेटेड हैं भी या नहीं, या जो गणितज्ञों ने सही बातें बोली हैं क्या वो सच है। जैसे कि जब हम 10th क्लास में थे तो हमेशा मैम से बोलते थे, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इसका डेली लाइफ में क्यों क्या यूज़ है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैम ने हमें बताया था। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास 11th 12th की मैथ्स आई, तो उसमें इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें तो फिर बिल्कुल ही मतलब बच्चा पागल हो जाता है कि क्या है, हम इसको क्यों ही पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज़ है। तो ऐसा वैसे एनसीईआरटी में जब भी पेपर तक में आता है वो 10th तक आता है, 11th 12th का नहीं आता। पर ऐसा नहीं है कि जो 11th 12th की जो मैथ्स है वो बेकार है, उसका बेस नहीं है। हालांकि उसका डेली लाइफ में यूज़ नहीं है हमारे लिए, बट ऐसा नहीं है कि सबके लिए नहीं है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, वो इसी के अंदर ही तो अपना जो थीसिस हैं वो तैयार करते हैं, इसी के अंदर और सारी चीज़ें ढूंढते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें इनकी यूज़ होती है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, इन सारी साइन थीटा कॉस थीटा का, तो इन सब का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो बच्चों के अंदर जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना, तो उनको क्या है कि हमें उसके आंसर करने की, क्या ये सच है, मैथ्स में ऐसा ही होता है क्या, ये इतनी टफ क्यों है या इतना ईजी क्यों है, कुछ इस तरीके से सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। ठीक है, फिर क्या है, 4:5 = 20। हम देखते हैं कि 20 अपने समीप सबसे छोटी वर्ग संख्या 16 से 4 ज़्यादा है, और अपने समीप बड़ी संख्या से 25 से 5 कम है। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आया इस चीज़ से, है ना। देखो 4:5, अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 20 जो है 16 से 4 कम है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 25 से 5 कम है। तो हम बच्चे को और चीज़ें दे देते हैं, हम दे देते हैं बच्चों को 6 5 30। तो अब देखिए 30, 5 है, 5 का स्क्वायर 25, तो 25 से 5 ज़्यादा है। 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 से 6 कम है। कितनी अच्छी चीज़ें हैं, है ना। बच्चों को हम डायरेक्ट क्वेश्चन की जगह ऐसी भी चीज़ें बताएंगे तो कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा, बच्चों का खुद ही इंटरेस्ट क्रिएट होगा कि मतलब क्या कितनी अच्छी चीज़ें हैं। हम सीधे बच्चों को क्वेश्चंस ना करा के या ना समझा के अगर ऐसी चीज़ें बताएं तो बच्चे और भी ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर होंगे। और जैसे ये चीज़ें तो हमें लिखी हुई मिल रही हैं, हो सकता है बच्चे खुद ऑब्जर्व करके खुद बता पाएँ। बस इतना है कि हाँ भाई एज अ टीचर हमें बच्चों को मौका देना होगा, हमें बच्चों को ये चीज़ें उनके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो मैथ्स के लिए जो इम्पोर्टेंट चाइल्ड सेंटर्ड मेथड थे वो अब हम पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे अप्रोचेस, उपागम, गणित शिक्षण के अधिगम केंद्रित उपागम। ठीक है, देखो
आप चूँकि गणित को एक कठिन विषय माना जाता है, फिर भी एक महत्वपूर्ण विषय है। आप कक्ष में अपना काफ़ी समय अवधारणाओं, सूत्रों, आलेखों की व्याख्या करने में, कठिन समस्याओं को हल करने में, प्रश्न पूछने और प्रश्नों के उत्तर देने में व्यतीत करते हैं। ऐसे बच्चे जो कम सक्रिय रहते हैं, उनकी अपेक्षा जो बच्चे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं, ऑब्वियसली वो चीज़ों को ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोटबुक में लिखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। बल्कि जो बच्चे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, वो शायद टीचर की बातों पे ध्यान भी नहीं देते, उनको नहीं मतलब होता कि क्लास में क्या हो रहा है। तो ऐसे में अगर हम किसी बच्चे को बुलाएंगे कि ब्लैक बोर्ड पे क्वेश्चन करो या बच्चा आप इसका आंसर करो, तो बच्चा क्या करेगा, असहज महसूस करेगा कि भाई क्या पूछ लिया ये टीचर ने, क्या बोल रही है मैम ही हमसे। तो इसमें क्या होता है कि कुछ चीज़ें नहीं हो पाती है क्लास में। तो आज हम कुछ ऐसे अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसी अप्रोच पढ़ेंगे, उपागम पढ़ेंगे, जिससे हम बच्चों की केंद्रित विधि मतलब चाइल्ड सेंटर मेथड का यूज़ करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपनी क्लास में इंटरेक्शन करा पाएंगे। ठीक है, तो ये 5 अधिगम प्रतिमान होते हैं, 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस पर बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो और इसको अच्छे से तैयार कर लो। और ये हिंदी में है, बट इसको इंग्लिश में कर लेना। हिंदी में ना बार बार नाम चेंज होते रहते हैं। जब ये पेपर में इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, नाम चेंज कर देते हैं, लेकिन इंग्लिश में सेम रहता है। तो आप हिंदी में पढ़ लो तो आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेना, लेकिन आप इंग्लिश में प्रिपेयर करोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लर्निंग आउटकम्स या जो भी हमारे ये हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आते हैं। पहला है विनियोजन करना, ठीक है। फिर है अन्वेषण करना, स्पष्टीकरण करना, विस्तार करना और मूल्यांकन करना। और ये आपको एज इट इज़ ही याद करने हैं। रटना कहना है तो आप रटना कह लो, आपको एज इट इज़ ही रटने हैं, क्योंकि इनका ये जो पैटर्न है ये चेंज नहीं होता। पहले नंबर पे विनियोजन ही आएगा। इसमें क्या होता है, बच्चे को बहुत सारे कामों में हम बिजी रखते हैं, कुछ भी काम देते हैं, बच्चों को कुछ भी सोचने का मौका नहीं देना। इसमें बच्चों को पहले चीज़ें दिखानी है, बच्चों को कुछ दिखाना है, कुछ क्वेश्चन सामने देना है कि बताओ बच्चों कैसे होगा, क्या करना है। थोड़ा सा देने के बाद पुराने आपने टाइम में कैसे करा था थोड़ा सा सोचो। इस तरीके से बच्चों को कितना पता है वो निकालना है। बेसिकली प्रीवियस ईयर नॉलेज चेक करनी है बच्चों की। इसके बाद करना है अन्वेषण करना है, ठीक है, एक्सप्लोर करना है। जैसे कि कुछ इस तरीके की फिगर आपने देखा होगा, दिखा रहे हैं आपको एक आकृति में कितना शेड करा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बच्चा जो बता पाएगा वो उसकी एक्टिविटी है। खैर, इसमें सेकंड है इसका एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण, एक्सप्लोर करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब बच्चे को हमने पता चल गया कि भाई बच्चे को कितनी प्रीवियस ईयर नॉलेज है, बच्चे को कितना पता है, अब हम जो बच्चों को पढ़ाने वाले हैं ना, हमें बच्चों को देखना है कि उसके साथ उनके साथ क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमें ये एक्सप्लोर करना है कि जो पर्टिकुलर टॉपिक हमने बच्चों के साथ सिलेक्ट करा है उसके अंदर हम बच्चे को कितना पढ़ा सकते हैं, बच्चे उस चीज़ को कैसे पढ़ सकते हैं, और बच्चों के पास ऑलरेडी उस टॉपिक से रिलेटेड कितना ज्ञान है, ताकि तभी तो हम उसके आगे करा पाएंगे। अब मान लीजिए मैं बच्चों को माइनस कराने आई हूँ अपनी क्लास में, बच्चों को प्लस ही नहीं आती, मैं कैसे कराऊंगी। तो मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना पड़ेगा। प्लस भी आती है तो कितनी आती है, 1 नंबर की, 2 नंबर की, 1 10 100 की कितनी आती है, ताकि मैं उसके आगे करवा पाऊँ। तो ये जो एक्सप्लोर करना होता है ना, एक टीचर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुण होता है, क्योंकि इसमें ना टीचर को अपने साथ साथ अपने बच्चों का सारा एक्सपीरियंस लेके चलना होता है। उसी में ही सारी चीज़ें होती है। जितना भी बच्चों के पास एक्सपीरियंस होता है उसको सही मार्ग पे लेके जाना, सामग्री उपलब्ध कराना, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर होता है स्पष्टीकरण चरण। स्पष्टीकरण यानी कि उसको एक्सप्लेन करना, जहाँ पे बच्चों जो टॉपिक है टीचर अपना एक्सप्लेन करेगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम ये पढ़ेंगे, और उस पढ़ने के साथ साथ उसको क्या पढ़ाना है। तो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारा जो है एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट चलता है, इसमें बच्चों को समझाना है। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हम बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हम बच्चों से कुछ पूछेंगे ही नहीं। हम एक्सप्लेन ज़रूर कर रहे हैं, बच्चों को ज़रूर समझा रहे हैं, लेकिन हमें बीच बीच में बच्चों से पूछना भी है, बच्चों के डाउट्स लेने भी हैं, बच्चों को पूरा बोलने का मतलब भी देना, और सब कुछ हमें बच्चों को करना है, ठीक है। फिर होता है विस्तार करने का चरण। विस्तार करने का चरण की मतलब मान लीजिए जो पहले आपने बच्चों का एक्सपीरियंस भी ले लिया, आपने बच्चों का एक्सप्लेन भी कर दिया, इस डजंट मैटर कि आपका रोल जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया, आपने पूरा बच्चों को पढ़ा दिया, नहीं। इसको आपको विस्तार करना है, ठीक है। इसको एलोबरेट करना है, आपको उसको और पढ़ाना है कि आगे जाकर के किन सिचुएशंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको मौका मिलेगा, जो भी आपने बच्चों को पढ़ाया हुआ है आप बच्चों से पूछोगे या बच्चों को उनको यूज़ में लाओगे, होमवर्क भी दोगे, आगे जाके उसका टेस्ट भी लोगे। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एक्सप्लेन कर दिया तो आपका पार्ट खत्म हो गया, नहीं। वो सारी चीज़ें हमें लंबी टाइम तक करनी रहनी होती है। लास्ट में हम उसका मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन में हम कुछ भी दे सकते हैं, होमवर्क दे सकते हैं, कोई वर्कशीट दे रखे हैं, कोई ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, ये आपका है कि आपको कैसे करना है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट हमारे आउटकम हैं पढ़ाने के लिए बच्चों के, जिसको हम बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। फिर सेकंड होता है हमारा रचनात्मक व्याख्या,
अभिकल्पना प्रतिमान, तो ये 7 हैं इसमें। तो इसमें भी क्लास में तरीके में हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं। अवलोकन करना, सबसे पहले बच्चों को ऑब्जर्व करना, उनका अवलोकन करना, फिर प्रसांगिकीकरण करना कि जो बच्चों को जब हमने ऑब्जर्व कर लिया तो उसके बाद जो भी टॉपिक है हम उससे रिलेट कैसे कर सकते हैं। फिर है संज्ञानात्मक प्रशिक्षता, इसका मतलब है कि जो भी बच्चे हैं जैसे कहते नहीं कि रेडी करना, बच्चों को पढ़ने के लिए रेडी करना, ठीक है, कि कुछ भी दिमागी कसरत करवा लेते हैं, जैसे शो मी योर लेफ्ट हैंड, शो मी योर लेफ्ट हैंड, एकदम से सारे बच्चे देखने लगेंगे, खड़े हो जाओ, सिट डाउन, अप डाउन, ठीक है, सारे बच्चे काउंटिंग 1 2 3 करके बोलेंगे, मतलब किसी तरीके से सारे बच्चों का अटेंशन हमें यहाँ पे लेना है। फिर है सहयोगीकरण, थोड़ा बच्चे सहयोग करेंगे, थोड़ा आप सहयोग करेंगे, और ये अब ये आपके ऊपर है कि आप इंडिविजुअल वर्क कराना चाहोगे, आप ग्रुप वर्क कराना चाहोगे, उस तरीके से आप तो अपनी क्लास का सहयोग लोगे। लेट्स सपोज आप कोई ग्रुप एक्टिविटी कराना चाहते हो, तो अब ये टीचर देखेगा कि क्लास को कितने ग्रुप में बांटना है, हर ग्रुप का लीडर कौन होगा, हर ग्रुप का काम क्या है, हो सकता है हर ग्रुप सेम काम करें और ऐसा हो सकता है अलग अलग करें, तो ये सारे टीचर्स के ऊपर है। फिर उसका अनुवादन और संरचना करना, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या अपने बच्चों को करवाना है, तो उसमें क्या विश्लेषण कर सकते हैं, क्या तर्क वितर्क हो सकता है। फिर है विभिन्न अनुवादन, हो सकता है किसी बच्चे को कुछ समझ में आए, किसी बच्चे को कुछ समझ में आए, तो ये अब आपकी कोशिश करनी है कि सबको एक लेवल पे लाना और जितनी भी बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, उनको सॉल्व करना। फिर है विविध घोषणा पत्र, बच्चे समस्या को हल करने के लिए विभिन्न व्याख्याओं को करके लागू करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको है कि आप उनको मोटिवेट करोगे कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इवन नए मेथड की भी आप खोज कर सकते हो। तो आप अध्यापक के रूप में अपनी भूमिका को महसूस कर सकते हैं। इस विधि में नवीनता की खोज के लिए बच्चे की सहभागिता के साथ साथ आपके सहयोग की भी आवश्यकता होती है, ठीक है। आपकी भूमिका सिर्फ साधन उपलब्ध कराने की नहीं है, बल्कि आपको समस्या भी देनी है, समस्या के रास्ते भी खोजवाने हैं और उस रास्ते पे चल के आपको आंसर भी निकलवाना है। तो एक अध्यापक के रूप में आपको बहुत ज़्यादा कल्पना शक्ति और धैर्य की आवश्यकता है। बच्चों का सामर्थ्य है, उनकी उत्सुकता, उनका जोश और कुल मिलाकर उनका एकत्रित पूर्व ज्ञान उसको शक्ति प्रदान कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी हम अपनी क्लास में बैरियर के रूप में देखते हैं, हमें एज अ टीचर उनको काफ़ी सारा यूज़ करना है। अब जैसे अवधारणा का खाका तैयार करना, मैपिंग आपने देखी होगी है ना, कॉन्सेप्ट मैपिंग, तो वही ये कॉन्सेप्ट मैपिंग है कि एक तरीके से कॉन्सेप्ट मैपिंग बच्चों के दिमाग में हमें बनानी है, कॉपी किताबों में भी नहीं, बच्चों की कॉन्सेप्ट मैपिंग आई होप सब पढ़ के आए ही होंगे, आप सबने पढ़ी होगी। तो वही हमें कॉन्सेप्ट मैपिंग यहाँ पे बतानी है कि जैसे चतुर्भुज होते हैं, तो चतुर्भुज में क्या होते हैं, बहुभुज भी होते हैं, समलंब चतुर्भुज भी होते हैं, समांतर चतुर्भुज भी होते हैं, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग, ये सारे क्या होते हैं, सारे ही हमारे चतुर्भुज है, सॉरी। तो चतुर्भुज के कितना हो गए, चतुर्भुज की ये भी काइंड ऑफ चतुर्भुज ही हैं, बहुभुज, समलंब, समचतुर्भुज। अब क्या है, इनका अलग क्या होता है, अब आयत में क्या होता है, हर एक जो रेक्टेंगल होता है उसकी दोनों साइडें आमने सामने की बराबर होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड बराबर होती हैं और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब समचतुर्भुज में क्या होता है, समचतुर्भुज में सारी साइडें बराबर होती हैं, सारी साइडें बराबर रहेंगी लेकिन 90 डिग्री का एंगल नहीं होते हैं इसमें आमने सामने टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, कोई भी आमने सामने की दो भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें चारों ही एंगल अलग अलग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की दोनों भुजाएं पैरेलल होती हैं और इनकी साथ वाली का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। बहुभुज में प्रत्येक एंगल 1 डिग्री का होता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा बहुभुज है, पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, उसके हिसाब से जितने का होगा हम 540 से डिवाइड कर लेंगे, उतने का प्रत्येक एंगल हमारा निकल आता है। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट मैपिंग हमें बच्चों को करवानी होती है, बजाय रटवाने की कि चतुर्भुज के इतने प्रकार हैं। इससे अच्छा हम बच्चों को इस तरीके का एक खाका बना के दे दें तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से उसको याद कर पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बच्चों को सिर्फ कॉन्सेप्ट मैपिंग ही बना के दे देंगे, हमें बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर भी कराना होगा और हमें पढ़ाना भी होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्रियाकलाप आधारित अधिगम, ये तो आपको पता ही है ना, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जितनी ज़्यादा बच्चों को एक्टिविटी करा सकते हैं, एक्टिविटी कराओ। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैथ्स में क्या एक्टिविटी कराएं, तो इसके लिए आप सबको पता होगा कि ऑलमोस्ट हर स्कूल में अब प्रावधान है कि मैथ्स लैब होनी चाहिए और मैथ्स लैब में आपकी हर एक चैप्टर के, नॉट हर एक चैप्टर बट यस एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं 1 to 12 आपके लिए काफ़ी सारे रिसोर्सेज, काफ़ी सारे मटेरियल, काफ़ी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई गई हैं बुक वाइज, कि जब आप उसको पढ़ाओ तो जो भी चीज़ें आपकी यूज़ हो रही है ना, आप उसको यूज़ कर सको।
तो अभी जो एक्टिविटी मेथड देखो हम कहाँ से लाएंगे, कितने एक्टिविटी करा पाएंगे, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका जो सिलेबस है वो कितना वास्ट है, उसको कराने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो अभी हमें यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स लैब का यूज़ करें, और जो ऑलरेडी हमारे पास चीज़ें हैं, ठीक है, जियोग्राफ है, जो भी है हमारे पास मैथ्स लैब में जितनी भी चीज़ें हैं, हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो एक्टिविटी मेथड होगा तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। फिर इसके पीछे यही कारण है कि एक छोटा बच्चा अधिगम के दौरान अपनी ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना पसंद करता है। तो क्रियाकलाप आधारित अधिगम इन ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर आधारित होता है। तो बच्चे को ऐसा वातावरण प्रदान कराना चाहिए जहाँ पे उसका माइंड ज़्यादा एक्टिव हो। तो ये कब हो सकता है कि जब उसको शैक्षिक सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। लेट्स सपोज देखिए ये फॉर्मूला ही है, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। अब इसको ब्लैक बोर्ड पर भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सोचोगे कि अरे ब्लैक बोर्ड पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर 6th क्लास की NCERT की बुक आपने देखी है तो इसका पूरा डेरिवेशन दिया रखा है, पूरा ड्राइव कर रखा है इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला कैसे बनता है, ये a है, ये b है, a b कहाँ से बनता है, क्या है, सारी चीज़ें आपके पास आपको उसमें से मिल जाएंगी। तो आपको इतना बस एफर्ट्स लेना पड़ेगा कि उसको पढ़ के समझ के फिर बच्चों को समझाना है। क्योंकि अगर a+b का होल स्क्वायर रटने की बजाय अगर हम बच्चे को एक बार ड्राइव करके दिखा देंगे ना, तो बच्चा कभी नहीं भूलेगा कि फॉर्मूला कैसे बना, ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बता रखा है कि हम जो अनुभव क्रियाकलाप दे रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंशियल लर्निंग बच्चों को दे रहे हैं, इससे क्या यूज़ क्या हो रहा है। तो देखिए पहला क्या है, प्रक्रिया विधि पैटर्न और गति की चर्चा करेंगे कि कैसे बना है। मान लिया फॉर्मूले का ये हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर्मूला कैसे आया, क्या है, इसमें क्या होता है, इससे हम रिलेट कैसे कर सकते हैं, और इसको डेली लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे, किन सिचुएशंस में इसका प्रयोग करना है, कौन फॉर्मूला हमारे पास आएगा तब हम इसे इसका यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके कुछ फ़ायदे हैं। अभी जो हमारा एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता है, इसकी फर्स्ट स्टेज क्या है, अनुभव करना। ठीक है, अनुभव करना कि क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं हमें डेली लाइफ में, क्या है। फिर प्रकाशन, जब बच्चों को पता चल जाता है कि इसका यूज़ क्या है, तो बच्चे बोलेंगे कि हमने क्या ऑब्जर्व करा, क्या है, तो बच्चे वो बताएंगे। फिर हम प्रक्रिया बनाएंगे छोटे छोटे ग्रुपों में बांट करके कि कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। फिर उसका जनरलाइजेशन करेंगे, और एक बार हमारा रिजल्ट सही रहता है तो हम इसको लागू भी कर देंगे। ठीक है, अभी क्या है, जो गणितीय अधिगम को ज़्यादा चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक बनाना। ऑब्वियसली देखो मैथ्स को पढ़ाना अपने आप में ही एक चैलेंजिंग है, बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि मोस्टली बच्चे जो स्टार्टिंग से प्राइमरी से फिर जो सेकेंडरी में जाते हैं ना, उनको डिस्कैलकुलिया होता है, उनके अंदर ये फोबिया ही होता है, मैथ्स नहीं होती मैम, हिंदी इंग्लिश सब करवा लो, मैथ्स नहीं होती मैम, मैथ्स तो बहुत डर लगता है। जबकि मैं कहती हूँ कि क्यों, सिर्फ आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न सीख लो, इसके अलावा मैथ्स का बेस तैयार करना 6th 7th 8th के टीचर का काम है, बच्चों को लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अभी क्या है कि हम क्या कर सकते हैं बच्चों को संतोषजनक बनाने के लिए, जहाँ पे बच्चों को ऐसा करना है, हमें मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाना है कि बच्चों की थकान दूर हो, बच्चों को बोरियत दूर करने के लिए वो मैथ्स करें। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं ना कि मैम हम मैथ्स करते हैं तो हमें नींद आ जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को दूर करने के लिए हमें मैथ्स करनी चाहिए। ये ऐसे मेरे साथ होता है, जब मैं PRT की प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे को जब साइकोलॉजी नहीं पढ़ी जाती थी या फिर कोई भी सब्जेक्ट मैं नहीं करती थी ना, तो मैं मैथ्स करती थी, तो मुझे उससे बहुत एनर्जेटिक फील होता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैथ्स मुझसे कितने भी घंटे करवा लो, बट NIOS जब पढ़ना होता था मेरे को तो 1 घंटे में ही मतलब मेरे को नींद आने लगती थी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, सबका अपना इंडिविजुअल चीज़ें होती हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना है ना, हमें बच्चों के अंदर ऐसे करना है कि मैथ्स भी और सब्जेक्ट की तरह ही अच्छा है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों की सृजनात्मक योग्यताओं को विकसित करना है, जो भी बच्चों की क्रिएटिव चीज़ें हैं उन सबको चैलेंज करना है। वो कैसे करेंगे, हम एक्टिविटी करा के उनको चैलेंज देके, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उनका एक हल नहीं है, बच्चों को बोलना काफ़ी सारे हल हैं, आप अपने तरीके से सॉल्व करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तर्कपूर्ण और समस्या आधारित, मतलब थोड़ा सा बच्चों को चैलेंजिंग हो, बच्चों रीजनिंग करें, बच्चे क्वेश्चन करें। ठीक है, आलेखीय निरूपण, ड्राइंग वगैरह बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है, बहुत पसंद है। तो बच्चों को जो आंकड़े वगैरह हैं हम उनके चित्र वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें यही करना है, बच्चे एवं अध्यापक दोनों मिलकर वैकल्पिक समाधान को खोजें, दिमागी कसरत को जोड़ दें, विस्तृत सोचें। तो ये सारी चीज़ें हमें बच्चों के अंदर डेवलप करनी है। अब जैसे यहाँ पे वो बात आ गई, देखिए गणितीय प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय का उपयोग करना। तो अभी क्या होता है, जब भी हम लाइब्रेरी में जाते हैं तो सर कहानियों की बुक दे दो, मैम कहानियों की बुक इशू कर दो, मैगजीन दे दो, ये दे दो। बट हमें क्या करना है कि जब भी बच्चों के पास टाइम हो, लाइब्रेरी को हमें एज अ रिसोर्स यूज़ करना है, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स से रिलेटेड चीज़ें देनी है। और वैसे ही किताबें अगर बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो उनको पढ़ानी है। जैसे मैंने पहले डिस्कस करा कि गणितीय प्रयोगशाला, मैथ्स लैब का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल है तो जियो बोर्ड होता है, कीले पूरे पे कीले लगी होती हैं, और उसमें रबड़े लगा के हम बच्चों को सिखाते हैं। जो नॉर्मल रबड़ होते हैं ना, जो हेयर रबड़ हम
बालों में लगाते हैं, उससे हम बच्चों को बहुत अच्छे से वृत्त का क्षेत्रफल निकालना बता सकते हैं। पाई भी आता है, आ जाता है उसमें, R2 पाई, बस बाकायदा आपको बस उसको सॉल्व करना आना चाहिए, बच्चों को सिखाना आना चाहिए, मतलब पहले आपको यूज़ करना आना चाहिए, तभी आप बच्चों को सिखाओगे। तो थोड़ी बहुत चीज़ें सब यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप ये लोग देख के जाइए और क्लास में पढ़ाइए। तो क्लास 7th की अगर आपको वृत्त का क्षेत्रफल बताना है तो आप सीधे उसको बता देते हैं, πr², है ना। अब बच्चा याद रखेगा नहीं रखेगा, लेकिन अगर आप इसको जियो बोर्ड पे अच्छे से बताओगे तो हर बच्चे को याद रखेगा, बच्चे का क्रिएटिव थिंकिंग भी डेवलप होगी, बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे, बच्चों को बहुत मज़ा भी आएगा करने में। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स लैब का यूज़ करना है, ठीक है। और लाइब्रेरी में क्या यूज़ हो सकता है कि पाठ्य पुस्तक के अलावा गणित में पत्र पत्रिका, मैगजीन, पुस्तकें, CD, ये सब उपलब्ध हैं। उसमें बच्चों को हमें मोटिवेट करना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों का भी आप यूज़ करो, इनको भी देखो, ठीक है। ओके, यहीं पे चैप्टर एंड है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है या कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप जो ये हमारा 4th चैप्टर है आप लोगों को समझ में आया।